नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और सुबह के 10 बजने वाले हैं। ये वक्त है अपना बिहार का और बुलेटिन में हम बात करेंगे दरभंगा ब्लास्ट के उस तार की जो सीमा पार से जुड़ रहे हैं। सवाल ये कि क्या साजिश की शीशी के तार सीमा पार से जुड़े हुए हैं? तो बड़ी खबर यह है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की एफएसएल जांच जो है वो पूरी हो गई है। एफएसएल ने एटीएस बिहार को अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंप दी है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की एफएसएल जांच पूरी हो गई है और इसकी रिपोर्ट जो है एफएसएल ने एटीएस बिहार के सुपुर्द कर दी है। उच्च तीव्रता वाला केमिकल था, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कपड़े में होने की वजह से ये विस्फोट नहीं हो पाया, नहीं तो इसकी तीव्रता और उच्चता जो है वो ज्यादा बताई जा रही है। ये स्पष्ट हो चुका है कि सीसी के अंदर जो केमिकल था वो एक्सप्लोसिव, और वो एक्सप्लोसिव खतरनाक एक्सप्लोसिव था। कपड़े के बंडल और ढेर के बीच होने की वजह से ये ब्लास्ट उतनी तीव्रता का नहीं रहा। ये राहत की बात जरूर रही, लेकिन अब एफएसएल की टीम ने अपनी रिपोर्ट को बिहार एटीएस को सुपुर्द कर दिया है। तो दरभंगा जंक्शन पर 17 जून की वो तारीख है जब पार्सल में ब्लास्ट हुआ था। सिकंदराबाद से ये पार्सल भेजा गया था। जब ये ब्लास्ट हुआ दरभंगा स्टेशन पर, उसके बाद उस सीसी में किस तरह का केमिकल था, इसके लिए एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। एफएसएल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट बिहार एटीएस को सौंप दी है और बताया जा रहा है कि उच्च तीव्रता का ये विस्फोटक सीसी में था। राहत सिर्फ इतनी कि चूंकि कपड़े के बंडल के अंदर इसे रखा गया था, इसलिए यह विस्फोट ज्यादा बड़ा नहीं रहा, खतरनाक साबित नहीं हुआ। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट की एफएसएल रिपोर्ट सामने आती हुई तो दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जिनसे इस ब्लास्ट के तार आतंकियों से जुड़े होने का इशारा साफ नजर आता है। दरअसल सिकंदराबाद से आए पार्सल पर मोहम्मद सुफियान का नाम लिखा हुआ था। शक है कि ये वही शख्स है जो पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। मोहम्मद सुफियान वही है जिसे 2016 से ही एटीएस की टीम लगातार तलाश रही थी। मोहम्मद सुफियान का छपरा से कुछ दिनों पहले दोस्त जो है जावेद, उसके साथ संपर्क भी और उसकी गिरफ्तारी भी होती है। ये वही जावेद है जो कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद से जावेद फिलहाल कश्मीर के जेल में कैद है। जांच में एटीएस की टीम को आईएसआई के साथ हाथ होने की आशंका की और जानकारी भी हासिल होती हुई। आईएसआई भारत में कई आतंकी हमले कराने में शामिल रहा है और इस बाबत ये तमाम कड़ियां आपस में जुड़ती हुई और एक बड़े साजिश की तरफ साफ इशारा करती हुई एक बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि अब इसके पीछे इसके तार जो हैं कई राज्यों से होते हुए अब देश की सीमा से पार भी जुड़ रहे हैं। आईएसआई का हाथ इसमें शामिल होने की बात सामने आती हुई और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अमित, चूंकि जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि एफएसएल की रिपोर्ट क्या कहती है, उस सीसी में किस तरह का एक्सप्लोसिव था, उसकी मारक क्षमता कितनी थी, वो कितना ज्यादा विस्फोटक हो सकता था। अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है। ये माने कि राहत बस इतनी रही कि विस्फोट जबरदस्त नहीं रहा, ट्रेन के पार्सल बोगी में नहीं हुआ, ये राहत जरूर रही, लेकिन अब तार सभी लोगों तक जुड़ते हुए और इनकी गिरफ्तारी जल्द होना बहुत जरूरी। देखिए, निश्चित तौर पे ये बड़ी राहत की जो है वो खबर है, लेकिन चिंता भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि ये पूरा जो षड्यंत्र था, प्लानिंग थी, वो आईएसआई की थी। ये बात जो है वो एटीएस की जो जांच है, अनुसंधान है, उसमें साफ हो चुकी है। जब एनआईए को जो रिपोर्ट सौंपी जानी है, उनमें इन बातों का उल्लेख होगा। ये हम जो है आधिकारिक सूत्र के हवाले से बता रहे हैं और पूरी जिम्मेवारी के साथ बता रहे हैं।
आईएसआई का एजेंट जो है वो इस पूरे प्लानिंग में शामिल था। वो मास्टरमाइंड जो चाहता था कि रनिंग ट्रेन में जो है वो ब्लास्ट हो और ट्रेन जो है वो बर्न कर जाए, यानी कि एक बड़े धमाके की जो है वो प्लानिंग की गई थी, नापाक मंसूबा पाला गया था और उसे अंजाम तक पहुंचाने की कवायद में जो है वो आईएसआई के जो स्लीपर सेल्स हैं वो लगे हुए थे। और ये ट्रेन जो है वो सिकंदराबाद से चल करके दरभंगा पहुंच रही थी और मंसूबा जो था वो, चूंकि ये एफएसएल की जो रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पे इन बातों का उल्लेख किया गया है, पाया गया है कि ये जो है हाई एक्सप्लोसिव जो है वो केमिकल था और ये बम के तौर पे इसे इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल जो है अब एफएसएल की रिपोर्ट के बाद बिहार एटीएस की टीम जो है इस रिपोर्ट को यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस से साझा कर चुकी है। और जो जानकारी मुझे मिली है एटीएस के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक कि ये बड़ी प्लानिंग थी ट्रेन ब्लास्ट कराने की, ट्रेन में रनिंग ट्रेन में बर्निंग ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे जो विपिन हैं वो भी मौजूद हैं, सहयोगी हमारे। विपिन, ये बताइएगा कि धमाका हुआ उस दिन आप यहाँ पहुँचे, हाई डेंसिटी कहा जा रहा है कि बड़ी ही तीव्र क्षमता वाली जो है एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था। जब आप यहाँ पहुंचे थे कपड़े की गांठ जो है वो जल रही थी, क्या कुछ आपने देखा था और जो जांच हो रही है क्या? देखिए, जिस समय धमाका हुआ उसी समय लगा ऐसा कि वो जो धमाका था वो कोई बारूद होने के बाद जो है उसका विस्फोट अलग था, लेकिन ये विस्फोट अलग था। इसमें से धमाके के साथ जो है आग का जो फवारा कहें, जो एक तरह से आग फैला। ये आग अक्सर जो ब्लास्ट होते हैं तो आग नहीं फैलती है, लेकिन ये आग फैला और जो कपड़े रखे हुए थे वो पन्नी में पैक थे, प्लास्टिक थे और जो कपड़े थे वो रेडीमेड के कपड़े ऐसे थे कि उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ने की संभावना थी। तो ये जो जानकारी आप दे रहे हैं, न्यूज़ 18 बता रहा है, ये कहीं ना कहीं ज़रूर था कि उस ट्रेन को बर्निंग ट्रेन में बदलना था, चूँकि वो रेडीमेड का कपड़ा बहुत जल्द आग पकड़ता और पूरी गठरी में आग फैल जाता और जो ट्रेन में रखा हुआ जो माल था, जो सामान था, पार्सल था, उस सारे पार्सल जो है तुरंत जो जलते और पूरा ट्रेन को जो है जलाने की साजिश हो सकती थी। बिल्कुल, देखिए चूंकि विपिन जो है डे 1 से ग्राउंड रिपोर्ट ये लगातार कर रहे हैं, इन्होंने भी देखा था जब ये यहाँ पे जैसे ही जानकारी मिली सबसे पहले न्यूज़ 18 की टीम पहुँची थी और इस पूरे धमाके की पल की खबर न्यूज़ 18 जो है वो पहुँचा रहा है। हमारे जो आधिकारिक सूत्र हैं विभाग, उन्होंने बताया है कि बिल्कुल ये जो प्लानिंग थी, मंसूबा जो था वो यही था कि कपड़े में जो आग जो है वो तेज़ी से फैलेगा, बाकी जो पार्सल हैं वो भी इस चपेट में आएंगे, आग के चपेट में आएंगे और उसके बाद जो रनिंग ट्रेन है वो बर्निंग ट्रेन में जो है वो तब्दील हो जाएगी। फिलहाल जो लोग थे, जो स्लीपर सेल हैं, वो अपने मंसूबे में कामयाब तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन हाँ ये खुलासा, ये बात जो है वो बिल्कुल सामने आ चुकी है कि हाई एक्सप्लोसिव जो है केमिकल बम का इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल, ये हाई एक्सप्लोसिव यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था, जिस लिक्विड की चर्चा लगातार की जा रही है। अमित, ये जानकारी भी अब सामने आ रही है कि चूंकि अब इसे लेकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, इसके तार चूंकि देश की सीमा से बाहर भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, संदिग्ध को लेकर ये जानकारी मिल रही है अमित की जो संदिग्ध स्टेशन परिसर पर नजर आ रहा था, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, आशंका ये कि अब वो नेपाल के रास्ते भाग खड़ा हुआ है, इसे लेकर कोई पुख्ता जानकारी? देखिए, फिलहाल इस बारे में आधिकारिक तौर पे तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ चूंकि ये दरभंगा जो है वो नेपाल से सटा हुआ जिला है और दरभंगा मेडुल पहले भी काम करता रहा है। दरभंगा मेडुल में जितने भी स्लीपर सेल्स थे उनका जो बेस होता था, ठिकाना होता था, वो नेपाल हुआ करता था। तो ऐसे में वो रणनीति वो पहले से जिसका इस्तेमाल लगातार जो है इंडियन मुजाहिदीन के जो स्लीपर सेल्स थे वो किया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि इस बार जो स्लीपर सेल जो इस पूरे नापाक मंसूबे में लगे थे उनके लिए सबसे सेफ जोन जो है, सबसे सेफ एरिया जो है वो नेपाल ही है। हालांकि अभी नेपाल पे जो है वो चौकसी बढ़ी हुई है। जिस दिन धमाका हुआ था उस दिन से ही जो नेपाल के सुरक्षाकर्मी हैं, एसएसबी के जवान हैं या फिर जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ के पुलिस अधिकारी जो हैं वो भी लगातार पेट्रोलिंग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो स्लीपर सेल्स होते हैं वो बहुत बेहद शातिर होते हैं, उनकी प्लानिंग ऐसी होती है, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो सुरक्षा एजेंसियों के आंख में धूल झोंकने में कामयाब होते हैं। और हो न हो ये जो स्लीपर सेल्स है जिसकी खोजबीन लगातार, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द सुफियान तक पहुंचा जाए, जल्द से जल्द उस शख्स का पता लगाया जाए जो सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है और वो तमाम लोग जो पार्सल को
सिकंदराबाद से बुक करते हैं और उसके बाद वो दरभंगा तक पहुंचती है। और ट्रेन को कहीं उड़ाने की साजिश तो नहीं थी, कहीं उसे बर्निंग ट्रेन में तब्दील करने की साजिश तो नहीं थी। ये तमाम परतें खुलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और विपिन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार इस पूरे घटनाक्रम में अपडेशन सामने आते हुए और जानकारियां सामने आती हुई, और अब ये कहा जा रहा है कि टाइमलाइन के जरिए अब आपको यह भी बताते चलें कि दरभंगा धमाके में अब तक क्या कुछ हुआ है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। 15 जून की वो तारीख थी जब सिकंदराबाद से दरभंगा ट्रेन से पार्सल को बुक किया जाता है, भेजा जाता है। पहली वो तारीख जब ये पूरी साजिश रची गई, 17 जून पार्सल उतार कर रखने के दौरान इसमें धमाका हो जाता है। 18 जून एफएसएल की टीम ने सैंपल यहां से कलेक्ट किया कि आखिर किस तरह का एक्सप्लोसिव इसमें रखा गया था। 18 जून की तारीख जब बिहार एटीएस ने जांच की शुरुआत की। 19 जून को मोहम्मद सुफियान का नाम सामने आया जो कि पार्सल पर लिखा गया था। 20 जून जीआरपी ने सिकंदराबाद में जांच की शुरुआत की क्योंकि यहीं से वो पार्सल बुक हुआ। 22 जून सीसीटीवी में 6 संदिग्ध नजर आते हैं। 23 जून को सीसीटीवी में एक संदिग्ध दिखता है। वहीं 23 जून की तारीख जब दरभंगा में सीसीटीवी में यह संदिग्ध सफेद कुर्ते पैजामे में और टोपी में नजर आता है। 23 जून को धमाके के पीछे आईएसआई का हाथ होने का शक जाहिर किया जाता हुआ सूत्रों के जरिए पूर्ण जानकारी सामने आ जाती है। और ऐसे में ही लगातार इस दिशा में जांच भी की जाती है और आज इसे लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक भी यूपी एटीएस और बिहार एटीएस की तरफ से होती हुई। रुक करेंगे दूसरी खबर का, गोपालगंज से खबर जहां पर चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। नगर थाना क्षेत्र में पिछले 1 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा बाइक्स की चोरी की वारदातें सामने आ चुकी हैं। एक और चोरी की तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। शातिर चोर किस तरीके से यहां पर पुलिस को चकमा देते हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसकी एक बानगी है। बाइक चोरी की यह तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरों पर लगाम लगाने में पुलिस तो नाकाम साबित हो ही रही है और इसका फायदा ऐसे चोर उठा रहे हैं। ताजा मामला नगर थाना के पुरानी चौक स्थित ब्रह्मपुरा चौक की है, जहां पर एक शातिर चोर ने बड़ी ही आसानी से दुकान के सामने खड़ी की गई बाइक पर हाथ साफ कर लिया। तो देखिए ये शख्स जो है वो यहां पर पहुंचता है, बाइक पर बड़े आसानी से आराम से बैठकर थोड़ी देर तक बातचीत करता है और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर यहां से ये निकल जाता है। और देखिए मामूली विवाद लेकिन वो कैसे हिंसक हो जाती है। गांव में मामूली जमीन विवाद हिंसक रूप में तब्दील हो गई, जहां एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडे और लोहे की खंती से हमला बोल देते हैं। हमले में एक युवक से सिर पर लोहे की खंती से वार किया जाता है और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी जिसमें वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हमले के बाद वो शख्स किस तरह से गिरकर बेहोश हो गया और उसकी पत्नी उसके पास आपको रोती हुई नजर आ रही होगी। हमले में घायल युवक को लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरहरा में भर्ती कराया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर भेज दिया गया। खबर नवादा से, जहां खेत गए किसान की करंट लगने से मौत हो गई। घटना रजौली थाना क्षेत्र के सिरो डाबर पंचायत के बलिया गांव की है। बताया जा रहा है कि दर्शन मिस्त्री आज सुबह अपने खेत पर पहुंची हुई थी और इसी दौरान खेत में गिरे बिजली के तार के संपर्क में आकर खेत में ही उनकी मौत हो जाती है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने रजौली स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। परिजनों ने बिजली विभाग के कार्यालय में तोड़फोड़ की है और सामानों को क्षति पहुंचाया। परिजनों का आरोप है कि विभाग को शिकायत देने के बाद भी कई माह से इसकी शिकायत की जा रही थी। बिजली के तार को दुरुस्त करने की मांग की जा रही थी, लेकिन बिजली विभाग ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। रजौली पुलिस मौके पर पहुंचकर आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी है। पापा गए थे खेत तरफ, उधर 11,000 का लाइन तार लटका हुआ था, उसी में गए बच गया। तार बलिया में।
और चलिए एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे, आपको भी लगेगा कि क्या ऐसे हालात इस वक्त हैं क्या। एक महिला जिसकी जान को खतरा था, लिहाजा उसने पटना के महिला थाने का दरवाजा खटखटाया। डीएसपी ने मदद का भरोसा भी दिया, फिर डीएसपी ने उसी भरोसे को अपनी हवस के तले रौंद दिया। देखिए हमारी रिपोर्ट। बिहार के एक और डीएसपी के खिलाफ रेप का मामला सामने आया है। समस्तीपुर की रहने वाली महिला ने साल 2018 में कुछ लोगों से अपनी जान का खतरा बताते हुए महिला थाना में मामला दर्ज कराया था। उस वक्त महिला को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि खाकी वर्दी में जो शख्स उसके सामने मदद का हाथ बढ़ा रहा है, दरअसल वही उसकी आबरू को तार तार कर देगा। महिला के मुताबिक उसी मामले में डीएसपी अमन कुमार ने मदद का झांसा देकर उसके साथ 10 जनवरी 2020 को पटना के इको पार्क में जबरदस्ती की और फिर कई बार रेप किया। शुरू में तो थोड़ा सा वो इधर उधर फोन कर दिए थाना वाना में, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे गंदा गंदा चैट वगैरह करने लगे। और एक बार ऐसे एसपी का कार्यालय है, शायद एसएसपी का कार्यालय इधर इको पार्क से आगे, वहाँ ले जाने के बहाने हमको बोले कि इको पार्क में थोड़ी देर के लिए काम है, वहाँ से हमको ले गए और वहाँ पे बहुत गंदा हरकत की। पीड़ित महिला की माने तो अब उन्हें डीएसपी और उनके करीबियों से लगातार धमकियां मिल रही है। डीजीपी से लेकर एसपी तक शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमको धमकी मिला हुआ है कि तुमको धरती पे कहीं बचने का जगह नहीं मिलेगा अगर कंप्लेन करती है तो अब क्या कर रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे? अब क्या करेंगे वो आगे वो तो वही जानेंगे। अभी आप कहाँ आए हुए? मैं डीजीपी ऑफिस में आई हूँ। मुझे जो कंप्लेन मैंने किया था उसमें एक लेटर आया था मुझे कि एफिडेविट के साथ जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो आके जमा करने के लिए, तो वही लेके मैं जमा करूँगी। हालांकि एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अभी तक तो ऐसा कोई स्पष्ट रूप से बात सामने नहीं आई है, परंतु अनुसंधान में जो भी बातें आएंगी उन पर पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाएगी। और ये तो हमारा जो है हमेशा से कहना रहा है कि किसी भी काम में साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई होगी और उसमें अभियुक्त कौन है, किससे संबंध रखता है, उस वजह है वो कार्रवाई में आ। वहीं न्यूज 18 ने इस बारे में जब डीएसपी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। और देखिए बिहार में कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की तस्वीर देखिए, जहां पर आपको लोग बिना मास्क के ही नजर आ जाएंगे। सवाल करने पर लोग बहाना बनाने लगते हैं। ये बहाल तब है जब धीरे धीरे फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। लोगों की लापरवाहियां एक बार फिर पड़ सकती है भारी। अनलॉक के तहत जिस ढंग से छूट मिली, उसके बाद लोगों ने जिस ढंग की लापरवाहियां दिखाई हैं, कोरोना के आंकड़े में तेजी से वृद्धि हुई है। और आपको बता दूं कि अगर पटना की बात करें तो पटना में 27 तक आंकड़े पहुंच गए थे। अगर रविवार की बात करें तो रविवार को कोरोना के सिर्फ 27 मरीज मिले थे। लेकिन वही 2 से 3 दिन में अनलॉक जब 3 से शुरू हुआ है, लोगों ने जिस ढंग से लापरवाहियां दिखाई शुरू की है, उसके बाद से मंगलवार को अगर कहें तो 55 आंकड़े एक बार में पटना में दिखाई पड़ते हैं। और कल बुधवार को अगर बात करें तो ये आंकड़े बढ़ करके 72 तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक चौंकाने वाला जो है वो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ पे अभी हम मीठापुर सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पे अगर तस्वीर हम आपको दिखाएं तो अब जरा देखिए कि यहाँ पे शायद ही कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे मास्क पहनकर घूम रहा है। और लगातार हम आपको तस्वीरें अगर आपको दिखाएं कि आने जाने वाले जितने भी लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहे हैं और टहलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि एक मुश्किल खड़ा कर सकता है। और लगातार सरकार हो, मीडिया अपील कर रही है लोगों से कि लापरवाहियां जो है वो न बरतें, क्योंकि तीसरा जो वेव है वो आने वाला है। और तीसरे वेव से तभी बचा जा सकता है जब आप सुरक्षित रहें, लापरवाही ना करें। और ये जरा तस्वीर देखिए भाई, मास्क की जरूरत नहीं है। मास्क है
तो पहने नहीं है? नहीं नहीं ले ले, तो नहीं पहनेंगे तो दिक्कत नहीं होगी? मैंने लगा लेते हैं। तो ये जरा देखिए कि बड़े भाई मास्क की जरूरत नहीं है, मास्क नहीं पहने हैं, है मास्क, लेकिन पहन नहीं रहे हैं। नहीं पहन रहे हैं। ये जरा देखिए कि कोई भी यहाँ से गुजर रहा है वो मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहा है और ये मुश्किल पैदा करने वाला है। और यहाँ पे भी देखिए भाई लोग हैं, आप लोग भी मास्क नहीं लगाए हैं। ये तो गमछी देखने के बाद अब लेकिन नहीं लगता है कि फिर से आंकड़ा बढ़ रहा है, कोरोना में मास्क पहनना जरूरी है। आखिर क्यों नहीं मास्क पहन के आप लोग घूम रहे हैं? मास्क छूट गया था घर पर, मास्क लगाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहाने सबके पास है, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे मास्क पहन करके कोई नहीं घूम रहा है और उसका नतीजा है कि लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर हमें सुरक्षित रहना है, अगर चाहते हैं कि तीसरा वेव से बचें, तो जरूरी है कि सब लोग मास्क पहने, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें और नियमों का अनदेखी ना करें, तभी इससे बचाव किया जा सकता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार एसटीटी परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें धांधली का आरोप लगा है। एडमिट कार्ड पर दक्षिण अभिनेत्री की तस्वीर लगी हुई सामने आई है। मलयालम हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम की तस्वीर लगी हुई है। अनुपमा परमेश्वरम का एडमिट कार्ड इस वक्त वायरल हो रहा है और सवाल यही कि ये कैसे संभव है। बिहार एसटीटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया जाता हुआ छात्रों की तरफ से कि ये संजीदगी है, ये गंभीरता है। देखिए कि बिहार एसटीटी की परीक्षा थी, लेकिन उसमें मलयालम हीरोइन जो है अनुपमा परमेश्वरम, उनकी तस्वीर लगी हुई है एडमिट कार्ड पर। और बिहार एसटीटी परीक्षा में धांधली का आरोप छात्रों की तरफ से। तो ये रिजल्ट शीट जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो उस शीट पर दक्षिण की अभिनेत्री जो है मलयालम हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम, उनकी ये तस्वीर जो है ये रिजल्ट शीट पर नजर आ रही है। तो ये कैसे संभव है? और इस वक्त ये वायरल होती हुई छात्रों की तरफ से इसे सामने लाकर रखा जाता हुआ और ये सवाल पूछा जाता हुआ कि ये संभव कैसे है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।